अच्छा, कभी सोचा है कि हाथ में जो फोन है या जिस कप में सुबह सुबह चाय पीते हैं, वो आखिर बनता कैसे है? चलिए, आज इसी पूरी प्रक्रिया को समझते हैं और इसके पीछे की कहानी जानते हैं। तो हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, चाहे वो एक छोटा सा फोन हो या सुबह की एक प्याली चाय, सब एक प्रोसेस से गुजरती हैं। और इस प्रोसेस के पीछे हैं कुछ, कह सकते हैं, जादुई चीजें। वैसे अर्थशास्त्र में इन्हें उत्पादन के कारक कहते हैं। अब ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लग सकते हैं, है ना? तो चलिए इसे आसान बनाते हैं। हम मिलते हैं रत्ना से। रत्ना की एक कहानी है और उसके कहानी के साथ साथ हम इन सभी कारकों को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तो रत्ना का एक सपना है, एक छोटा सा प्यारा सा भोजनालय खोलने का। नाम भी सोच लिया है, पॉज पॉइंट। एक ऐसी जगह जहां लोग आएं, आराम से बैठे और अच्छे खाने का मजा लें। लेकिन किसी भी सपने को सच करने के लिए सिर्फ सोचना काफी नहीं होता है ना, उसे हकीकत बनाने के लिए कुछ बहुत जरूरी चीजें जुटानी होंगी। तो फिर रत्ना की ये जर्नी शुरू कहाँ से होती है? देखिए, सबसे पहले उसके सामने दो बड़ी जरूरतें हैं। एक तो सही जगह और दूसरा बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा। और बस यहीं से हमारी कहानी जुड़ती है उत्पादन के पहले दो सबसे जरूरी कारकों से। तो सबसे पहली चीज, रत्ना को अपने पॉज पॉइंट के लिए एक जगह चाहिए होगी। अब देखिए, इकोनॉमिक्स में जब हम भूमि या लैंड कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता। इसका मतलब है प्रकृति से मिलने वाली हर चीज, जैसे पानी, मिनरल्स, जंगल, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी भी। ठीक है, जगह मिल गई, अब आगे क्या? अब उसे चाहिए पैसा, जिससे वो किराया दे सके, टेबल कुर्सियां खरीद सके और किचन का सारा सामान जुटा सके। ये सारी मानव निर्मित चीजें, मशीनें, औजार, इमारतें और पैसा, इन्हें ही पूंजी यानी कैपिटल कहा जाता है। और ये बात सिर्फ रत्ना के भोजनालय पर लागू नहीं होती। जरा सोचिए, कोई भी लोकल बिजनेस हो, उसे इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है, भले ही अलग अलग रूप में। जैसे एक किराने की दुकान को सामान रखने के लिए जगह यानी भूमि चाहिए और सामान यानी पूंजी। वहीं एक सैलून को भी अपनी जगह चाहिए और उसके लिए कैंची, क्रीम्स, ये सब उसकी पूंजी हो गई। अब रत्ना के पास जितनी सेविंग्स थी वो काफी नहीं थी, तो उसने क्या किया? उसने बैंक से लोन लिया। और ये बहुत आम बात है, ज्यादातर बिजनेस इसी तरह अपने सपनों को पंख देने के लिए जरूरी पैसा यानी फाइनेंशियल कैपिटल इकट्ठा करते हैं। चलिए, रत्ना के पास जगह भी हो गई और पैसा भी आ गया। तो क्या अब उसका भोजनालय चल पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब कहानी में एंट्री होती है सबसे जरूरी चीज की, जिसके बिना ये सब कुछ बस बेजान सामान है, और वो है लोग। अकेले रत्ना तो सब कुछ नहीं कर सकती है ना, उसे खाना बनाने के लिए शेफ चाहिए, सर्विस के लिए स्टाफ चाहिए। लोगों की इसी मेहनत को, चाहे वो दिमागी हो या शारीरिक, श्रम यानी लेबर कहते हैं। लेकिन यहाँ एक और मजेदार बात है, सिर्फ लोगों का होना काफी नहीं है, उनमें हुनर कितना है ये ज्यादा जरूरी है। सोचिए, एक नौसिखिया कुक और एक एक्सपीरियंस्ड शेफ में फर्क होता है ना? इसी हुनर, ज्ञान और तजुर्बे को मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ये सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि काबिलियत है। और जानते हैं ये मानव पूंजी कितनी दिलचस्प चीज है? ये किसी देश की संस्कृति से भी जुड़ी होती है। जैसे जापान में एक कॉन्सेप्ट है काइजेन, जिसका मतलब है लगातार खुद को बेहतर बनाते रहना। वहीं जर्मनी को देखिए, जो अपनी बेहतरीन इंजीनियरिंग और टाइम पर काम करने के लिए मशहूर है। ये सब मानव पूंजी को आकार देता है। और जब हम मानव पूंजी की बात कर ही रहे हैं, तो भारत के लिए यहाँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ की लगभग 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। सोचिए, कितनी बड़ी युवा शक्ति है ये। अर्थशास्त्र में इसे जनांकीय लाभांश या डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब किसी देश के पास काम करने वाले नौजवानों की इतनी बड़ी फौज हो, तो वो देश आर्थिक तरक्की की दौड़ में बहुत तेजी से आगे निकल सकता है। वाकई ये भारत के लिए एक सुनहरा मौका है। तो हमारे पास भूमि हो गई, पूंजी हो गई और श्रम भी हो गया। लेकिन इन सबको एक साथ लाएगा कौन? यही आता है हमारा चौथा और शायद सबसे अहम कारक, उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप। ये वो स्पार्क है, वो हिम्मत है जो रत्ना को एक छोटा रेस्टोरेंट शुरू करने का हौसला देती है और जीआरडी टाटा जैसे विजनरी को एक पूरा एम्पायर खड़ा करने की प्रेरणा। तो एक उद्यमी करता क्या है? असल में वही तो असली कैप्टन है। वो इन सभी कारकों को एक साथ मिलाता है, रिस्क लेता है, मुश्किलों का हल ढूंढता है और सबसे जरूरी, कुछ नया बनाता है, कुछ नया सोचता है।
लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आज के ज़माने में इन चारों फैक्टर्स को एक और चीज़ सपोर्ट करती है जो इनकी ताकत को कई गुना बढ़ा देती है, और वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को आप एक तरह का बूस्टर समझ सकते हैं। ये हर काम को पहले से ज़्यादा आसान, तेज़ और बेहतर बना देती है। सोचिए ज़रा, खेतों में स्प्रे करता हुआ ड्रोन या फिर हमारे फ़ोन में यूपीआई पेमेंट ऐप्स, ये सब टेक्नोलॉजी का ही तो कमाल है, जो उत्पादन को एक नए लेवल पर ले जाती है। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता, और साथ में टेक्नोलॉजी का तड़का। देखते हैं कि ये सब मिलकर आज की दुनिया की कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ कैसे बनाते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हमारे हाथ में मौजूद मोबाइल फ़ोन। ये छोटा सा डिवाइस इस बात का सबूत है कि कैसे ये सारे फैक्टर्स ग्लोबल लेवल पर मिलकर काम करते हैं। ज़रा सोचकर देखिए कि एक फ़ोन बनाने के पीछे क्या-क्या लगा है। किसी उद्यमी का एक आइडिया, फिर उस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए फैक्ट्री की ज़मीन, करोड़ों की मशीनें यानी पूंजी, और फिर हज़ारों स्किल्ड इंजीनियर्स और वर्कर्स का श्रम और उनकी मानव पूंजी, सब कुछ एक साथ। तो ये उत्पादन के कारक असल में एक पजल के टुकड़ों जैसे हैं। एकदम सही कहा, अगर एक भी टुकड़ा अपनी जगह पर ना हो या गायब हो जाए तो पूरी तस्वीर अधूरी रह जाएगी। प्रोडक्शन का पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात सामने आती है। देखिए, प्रोडक्शन करना, चीज़ें बनाना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ जुड़ी हैं कुछ बड़ी जिम्मेदारियां भी। पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी, और उन सभी लोगों के प्रति भी जिनकी मेहनत से ये सब मुमकिन हो पाता है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हम सबको तरक्की चाहिए, नई नई चीज़ें चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि इस तरक्की की कीमत क्या है, और हम आज की ज़रूरतों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के बीच एक सही बैलेंस कैसे बना सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है ना?